So hello students, welcome once again. So today we will discuss about electrostatic potential energy. ठीक है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट क्लियर? अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो थोड़ा सा डिफरेंस है एनर्जी। एनर्जी से हमें क्या, हमारे पास एक वर्ड है यहाँ पर एनर्जी। एनर्जी से हमें एक ही चीज माइंड में आती है, वर्क डन। इट मींस electrostatic potential energy means the work done to move a charge from one point to another point in an electrostatic field is known as the electric potential energy. क्यों? क्योंकि जो वर्क हमने किया वही किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। मींस if we want to find the electrostatic potential energy then it will be WAB is equals to, क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम करते आ रहे हैं काफी टाइम से। तो ये कितना हो जाएगा, F डॉट डी आर। F एक्सटर्नल हम ले रहे हैं, ठीक है। F एक्सटर्नल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि किसी भी चार्ज को किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। इज इट क्लियर? दैट एक्सटर्नल फोर्स इज टेकन टू बी हियर। सो नाउ W AB is equals to, and one more thing is there, we will take minus sign, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था कि एक्सटर्नल फोर्स जब भी हम लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, नेगेटिव साइन, अपोजिट साइन में हम लेंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। दोनों केसेस मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। कहां से, ए से बी तक हमें जाना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए टू बी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर dr। इज इट क्लियर? तो इसको जब हम आगे करेंगे, ठीक है, Q1 क्या है, वो चार्जेस जिसकी मतलब दो चार्जेस हैं, एक हमारे पास यहाँ पर Q1 था, इसके फील्ड में किसी दूसरे चार्ज हम Q2 को लेकर के आ रहे थे, जो दोनों कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर। इज इट क्लियर? कहां से, कहीं से भी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेकर के आ रहे थे, देन वी विल हैव WAB इज इक्वल्स टू, माइनस साइन पहले से चल रहा है, A टू B। ठीक, एक चीज और ध्यान देना, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हम बाहर कॉपी कर लेंगे, दैट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड नाउ इट इज हैविंग A टू B लिमिट एंड 1/r² dr। और हमें पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर कहीं पर भी 1/x² dx लिखा हुआ दिख जाए इंटीग्रल, इसका सीधा सीधा लिख देना माइनस 1/x। ये क्या, एक फॉर्मूला होता है, लर्न कर लेना कहीं पर भी, क्योंकि हमने पूरे मतलब जहां जहां हमने इंटीग्रेशन किया है फोर्स का, वहां वहां हमें इस चीज की जरूरत पड़ी है, क्योंकि जब पोटेंशियल फाइंड किया था तब भी हमने ये चीज फाइंड की थी। ठीक है, लिख लेना है इसको कहीं पे। नाउ वी विल हैव 1/r² dr, तो कितना हो जाएगा, WAB इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन, क्योंकि माइनस 1/r होना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहा ये हो जाएगा 1/r, ए से बी तक लिमिटेड। ठीक है, इसी को हम क्या लिख देंगे, यू ए बी, मींस WAB इज इक्वल्स टू UAB। इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास जो वर्क डन था किसी भी बॉडी को ए से बी तक लाने में, किसी चार्ज को ए से बी तक लाने में, वही उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दैट एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड टू मूव, या द वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो कि दूसरे चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसके फील्ड में जब किसी एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराया जाता है, तो जो भी वर्क डन होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो जाता है उन दो पॉइंट का। ठीक है, अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी चार्ज को, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और अगर हम इंफिनिटी से, ठीक है, इस ये जो टर्म हमारी निकल करके आई है, दिस टर्म कैन बी रीड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी difference. Is it clear? We can read it as electrostatic potential energy difference.
ठीक है। दूसरा, अगर किसी चार्ज को हम इंफिनिटी से किसी एक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिटन एज u इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r। ठीक है, क्यों, इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर के आ रहा है जिसकी डिस्टेंस कितनी थी, r थी, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी, r थी, उसको हमने क्या बोल दिया, q1 q2 अपॉन r। ठीक है, क्या आ गया, u, यानी कि जो एनर्जी आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। अगर इनका पोजीशन वेक्टर मतलब r12 वेक्टर है तो मतलब एक डायरेक्शन दिखाने के लिए ले रहा है, क्योंकि एनर्जी तो क्या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको हम नोटेशन दे सकते हैं r12। तो ये जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन हो जाएगा किसके लिए, इफ वी आर हैविंग अ टू चार्ज सिस्टम, if we are having a two charge system then we will have the formula u is equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से एक ऐसे डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता था चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्यू नॉट हम अक्सर टेस्ट चार्ज को ले लेते हैं, तो इस टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क डन किया जाता था वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और यहां हम केवल वर्क ले रहे हैं, यहां हम केवल वर्क ले रहे हैं, हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है। तो अभी हम क्या, हमने केवल टू चार्ज सिस्टम के लिए पढ़ा, अभी थ्री चार्ज सिस्टम के लिए पढ़ने वाला है कि थ्री चार्ज सिस्टम के लिए जैसे कि अगर वो ट्रायंगल्स के तीनों कॉर्नर्स पर सिचुएट हो तब हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से फाइंड करेंगे। इज इट क्लियर। तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर चार्जेस q1 q2 एंड q3 रखे हुए हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड q2 इज नोटेटेड एज r12, q2 and q3 is notated as r23 and q3 to q1 is notated as r31 and r13। हम यहाँ पर वेक्टर नहीं ले रहे हैं इसलिए हम r13 भी ले सकते हैं r31 भी ले सकते हैं, these are just only the notations। ठीक है, केवल नोटेशन है, क्योंकि हमारा जो वर्क डन है, पहली चीज जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड्स है। इलेक्ट्रिक जो जितने भी फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑल आर कंजर्वेटिव फील्ड्स, so that the work done in these fields do not depend upon the path traveled। ठीक है, पहली चीज बस एक हमें ध्यान रखना है कि हमें चार्ज को जो मूवमेंट कराना है वो हमारा यूनिफॉर्मली होना चाहिए, एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट शुड बी कीप इन माइंड। ठीक है, तो अब नाउ आगे हम डिस्कस करते हैं क्या होगा कि हमारे पास अगर हम u फाइंड कर रहे हैं पूरे सिस्टम का, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहली चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबके पास से कॉमन आ जाएगा, पहले दो चार्जेस का सिस्टम का कितना हो जाएगा, q1 q2 अपॉन r12 प्लस q2 q3 अपॉन r13 r23 सॉरी r23 प्लस q3 q1 अपॉन r31, या इसको हम r13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम। ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम को हम जब भी मूव कराएंगे, ठीक है, तो इसके पास कितना एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, ये कई बार केवल फॉर्मूला लिखने के लिए आ जाता है 1 मार्क्स में, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देख लेना कि कैसे क्या करना है। ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखा है, these are applicable only when there are system of charges only। ठीक है, if a system of charge, if a charge is placed in an electric field, uniform electric field or external electric field, then the electrostatic potential energy will be different। ठीक है, तो अभी मैं वही डिस्कस करने वाला हूं, if one charge only is there and if two system of two charges is there। ठीक है, तो मैं वही चीज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट, तो फर्स्ट हेडिंग जैसा कि मैंने लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज हम मूव करा रहे हैं, हमें नहीं पता कि किस चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना चार्ज वहां पर है, हमें ये चीज नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमें जिस चार्ज को मूव कराना है उसका तो हमें पता है कि कितना फोर्स लग रहा होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। उसी वजह से हम वर्क डन फाइंड कर देंगे और वर्क डन किसकी फॉर्म में आ जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? सबसे पहली चीज, उस चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट P पर लाने में कितना वर्क डन किया गया होगा, दैट इज, अब एक फॉर्मूला लिखा था हमने, V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्या V क्यू नॉट हो जाएगा, लिख सकता हूं मैं इतना। ठीक है, तो हमने क्या किया, और हाँ, हमने लेट किया था कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, ओरिजिन जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब ओरिजिनेट हो रहा है वहां से, मतलब जो ओरिजिन का मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा पॉइंट P के लिए वो कितना है, वो है r12 वेक्टर, या इसको r1 वेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कहां से कहां तक का, और मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पॉइंट P के लिए ओरिजिन से, वो कितना हो जाएगा, r1 वेक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, यहां पर वर्क डन कितना आ गया हमारा, ये आ गया Q नॉट इंटू V R1 वेक्टर। ये R1 वेक्टर डिफाइन करने का मतलब है कि जो हम यहां पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे वो इस पोजीशन वेक्टर के लिए फाइंड करेंगे। इज इट क्लियर? तो अब क्या, जितना वर्क डन ये किया इसको इंफिनिटी से कहां तक लाने में, किसी एक पॉइंट P तक लाने के लिए, तो यही तो किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ना। तो कितना, अगर हम एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं किसी एक चार्ज की किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, तो वो कितना हो जाएगा, Q नॉट V। या अगर हमने उस चार्ज को Q लेट कर लिया है तो कितना हो जाएगा, QV R1 वेक्टर। ये आ जाएगी इसकी एक्सप्रेशन। ये तो था एक चार्ज के लिए। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब अभी हम टू चार्जेस का सिस्टम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेरिवेशन में, तो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ टू चार्जेस रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको मूव करा रहा है, तो कितना एनर्जी उसके पास होगा। तो सबसे पहली चीज हम उसके लिए तीन चीजें कंसीडर करेंगे। सबसे पहली चीज, जो फर्स्ट चार्ज है उसके लिए, उसको P पॉइंट पर हमने सिचुएट कराया, जो सेकंड चार्ज है उसको Q पॉइंट तक लेके आए। तो फर्स्ट चार्ज को कहां से कहां तक, इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन किया गया, W1। ठीक है, मान लिया, चलो यहीं से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब क्या है हमारे पास, सिस्टम ऑफ चार्ज, यहाँ पर सिंगल चार्ज नहीं है, राइट मतलब लिख लेना इसको। ये क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज है। तो हमारे पास क्या है, दो टू चार्ज सिस्टम है। तो सबसे पहले चीज W1 फाइंड करेंगे। पहले चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर था, दूसरे चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर था, तीसरे चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर ले सकते हैं। तो W1 उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट P पर लाने पर कितना वर्क डन, W1 वर्क डन किया, वो कितना हो गया, दैट इज Q1V R1 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q2V R2 वेक्टर, क्योंकि सेकंड हमने पोजीशन वेक्टर कितना लिया था, R2 वेक्टर लिया था। अब जब वो दोनों चार्जेस किसी एक डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, तो क्या उनका भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, डेफिनेटली होगा। हमने फाइंड तो किया हुआ है पहले, कितना हो जाएगा, दैट इज W3। W3 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R12, उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, Q1V R1 वेक्टर प्लस Q2V R2 वेक्टर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, R12 वेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम सीधा लिख देंगे R12। इज इट क्लियर? ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। हम इसको W भी लिख सकते हैं, हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस।
तो इस तरीके से अगर हमारे पास चार्ज है मतलब थ्री चार्जेस का सिस्टम है उसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं एंड इफ देयर इज अ फोर चार्जेस सिस्टम देन वी कैन आल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सेम। वैसे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लेकिन मेन कंफ्यूजन होगा तो वो इस वाले में होगा। ठीक है, इसमें क्यों होगा क्योंकि W3 ये तो हमारे पास नॉर्मल ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या जो वर्क डन था W3 वो अगर मान लिया कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड था इसमें कोई एक चार्ज रखा है Q1 ठीक है अब इस चार्ज का भी तो कोई ना कोई फील्ड होगा ठीक है तो इस फील्ड के साथ साथ इस चार्ज का फील्ड भी ऐड हो जाएगा जब दूसरे चार्ज को इसके पास हम लेकर के आएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क डन करना ही करना पड़ेगा लेकिन ये वाले चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या आ जाएगा ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी। आई थिंक अब और ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसा कि इसका नाम है इक्वी मींस इक्वल पोटेंशियल मींस पोटेंशियल ठीक है कोई एक ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल हमारा हर जगह इक्वल होगा वो से हम क्या बोलेंगे दैट इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लाइक अगर हम एक फुटबॉल ले रहे हैं फुटबॉल के सेंटर पे हमने कोई चार्ज रख दिया तो फुटबॉल का जो सरफेस है वो क्या होगा इक्वल पोटेंशियल पर होगा ठीक है उस फुटबॉल के बाहर हमने एक बड़ी फुटबॉल और बना दी दोनों का सेंटर सेम फिक्स किया ठीक है तो जो बाहर वाली फुटबॉल है वो भी क्या होगी एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगी। एक टेनिस बॉल ली टेनिस बॉल को हमने क्या किया जैसा कि मैं बना रहा हूं ये टेनिस बॉल है ये दूसरी फुटबॉल है और ये थर्ड फुटबॉल है बोर्ड पे मैं केवल 2D में बना सकता हूं लेकिन ये जो फर्स्ट सरफेस होगा ये जो सेकंड सरफेस होगा ये जो थर्ड सरफेस होगा तीनों ही के तीनों सरफेस क्या होंगे ऑल दीज थ्री सरफेसेस विल बी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्यों इसकी सरफेस पर कहीं भी चले जाओ पोटेंशियल इक्वल होगा। पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड करता है चार्ज पर डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस देखो चार्ज भी सेम है क्यों फ्लक्स फ्लक्स जितना पास हो रहा है वो सब इक्वल है क्योंकि सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो हर एक उससे मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी सरफेस से वो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम है डिस्टेंस भी सेम है इस सरफेस पर हर जगह सेंटर से तो कंडीशन क्या हो जाएगी पोटेंशियल इक्वल होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके सरफेस पर अगर हमें कोई भी चार्ज मूव कराना है तो वर्क डन जीरो होता है वो कैसे W इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। अगर मैं WAB ले रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा VB माइनस VA हो जाएगा मींस पोटेंशियल डिफरेंस और ये भी उतना ही है ये भी उतना ही है मतलब कितना हो जाएगा V माइनस V कितना आ गया जीरो आंसर आ गया। तो so work done to move a charge on the equipotential surface will be zero। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर कोई एक चार्ज मूव करा रहा है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो वर्क डन कितना होगा जीरो हो जाएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होती है क्वालिटी होती है। अब हम कुछ सरफेसेस ड्रॉ कर रहे हैं जैसे कि हमारा एक पॉजिटिव चार्ज के थ्रू क्या सरफेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या सेम चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। तो वही अगर हम सेम कंडीशन में हैं जो अभी मैंने ये चीज ड्रॉ की थी सेंटर पर हमने कोई एक चार्ज रख दिया ठीक है तो सेंटर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो जाएगी हर डायरेक्शन में ठीक। तो ये जो सरफेसेस हैं 1 2 एंड 3 ऑल दीज सरफेसेस आर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए ये किसकी वजह से हो गए जब एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है अगर यही चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी रेडियली इनवर्ट हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यही होंगी ठीक है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर है तो उसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी लाइक दिस ठीक है। तो अगर मैंने एक सरफेस ये ले लिया है दूसरा सरफेस
ये लिया है, तो ये दोनों ही सरफेस क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, क्योंकि उससे भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उससे भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो दोनों के दोनों सरफेस क्या हो जाएंगे, ऑल दीज टू सरफेसेस विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। मतलब अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे ना, वो ओवल शेप में हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। These are the equipotential surfaces due to different charges. Means ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। लाइक अगर दो मैग्नेट्स को हम दो बलून्स के अंदर रख करके जब पास पास लेकर के आएंगे, तो वो बलून्स का जो शेप है वो इस तरफ खिंच जाएगा ना, मतलब बलून्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे उनके अंदर मैग्नेट की वजह से, और बलून का साइज ओवल हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे उनकी शेप कुछ इस तरह से होगी। कई बार 1 मार्क्स में ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, ड्रॉ दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट। अगर हम सेम चार्जेस की बात करें तो सेम चार्जेस के लिए मान लिया ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम। अब जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से रिपेल होंगे ना, तो अब कंडीशन क्या होगी, कुछ इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आ जाएंगे। अगर इनको हम सही से ड्रॉ करें, जैसे कि हमने नेगेटिव चार्जेस की वजह से किया था, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अब कुछ ये कंडीशन हो जाएगी, मींस चार्जेस अब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, लाइक दिस। इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज देखने को मिली है, बुक में देख लेना अच्छे डायग्राम के लिए। यहां पर क्या चीज है, अगर वही बैलून दो बैलून में लेकर के आऊंगा, पहले क्या था वो एक दूसरे की तरफ स्ट्रेच हो रहे थे, अगर मैंने क्या किया उसके अंदर जो मैग्नेट थी उसकी पोजीशन चेंज करके दोनों को सेम पोल की तरफ रख दिया, ठीक है। नॉर्थ पोल इसके अंदर हमने रखा इधर और नॉर्थ पोल इसके अंदर हमने रखा इधर, तो जैसे ही तो बलून को हम पास लेकर के आएंगे तो बलून की जो शेप है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच हो जाएगी। सेम कंडीशन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के साथ है, ठीक है। तो इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं किसके साथ, सेम चार्जेस के साथ और डिफरेंट चार्जेस के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो आई थिंक सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। अब बात करेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बाद हमारा आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि जैसे कि मैं बता रहा हूं होगा dv अपॉन dr, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। और ये हमेशा नेगेटिव में आता है, क्यों, जितनी ज्यादा दूर जाएंगे हम चार्ज से पोटेंशियल उतना कम होता चला जाएगा। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन है। और जैसा कि पोटेंशियल अगर स्केलर क्वांटिटी है, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक डायरेक्शन है कि चार्ज अगर यहां रखा हुआ है तो इससे इस डायरेक्शन में जाने पर जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होगा और वापस आने पर चार्ज की तरफ पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे कि कैसे हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। हमने दो सरफेसेस यहां लिए हैं, वो क्या, एक सरफेस ये रखा हुआ है, दूसरा सरफेस इसके ऊपर रखा हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, dx डिस्टेंस है। इसको हम dx की जगह dr भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में dr यूज होने वाला है, r की वैल्यू यूज होगी इसलिए हम इसको dr ले रहे हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, dr है। इस सरफेस से अब ऊपर वाली सरफेस तक कोई एक यूनिट चार्ज का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको मूवमेंट कराने के लिए कितना हमने जो वर्क डन किया वो W AB इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने वर्क डन फाइंड कर भी रखा है पहले, वो नेगेटिव में आता है,
क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन कर रहा है ना, तो माइनस ई डॉट डी आर निकल करके आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से, तो W इज इक्वल्स टू VB WBA, ठीक है, हम फाइंड कर रहे हैं WBA, B सरफेस से A की तरफ हम किसी को मूव करा रहे हैं, तो WBA इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यहां से WBA इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा VA माइनस VB, ठीक है। तो VA कितना है, हमने कंसीडर किया था कि जो A सरफेस है उसका पोटेंशियल V है, और जो उससे ऊपर वाली सरफेस है, मान लिया इसके ऊपर हमने dx डिस्टेंस के ऊपर हमने कोई एक सरफेस लिया है, तो उसके पास जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा V माइनस dV, क्योंकि हमेशा वो थोड़ी सी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी जितना हम ऊपर जाते जाएंगे। तो कंडीशन क्या है, VA की वैल्यू पुट कर दो, V आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा V माइनस dV, ओपन करो V माइनस V प्लस dV, then it will gives value dV। तो ये हो गया WBA is equals to इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से ये वाली वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा माइनस E dot dr is equals to dV। So we can say that E is equals to minus dV upon dr। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो एक बार फिर से अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और किसके इक्वल होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला और है जो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं, E इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है, या V इज इक्वल्स टू E R, ये भी हम लिख देते हैं। अभी हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो कैपेसिटर में ये फॉर्मूला हम काफी जगह यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर या कैपेसिटेंस क्या होता है। जो फैन में हमारे एक व्हाइट कलर का राउंड राउंड लगता है वो भी क्या होता है, कंडेंसर उसको बोला जाता है, वो भी कैपेसिटर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर का मैन्युफैक्चर प्रोसेस क्या है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कहां-कहां यूज हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।